नमस्कार। एचएनएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आज 2 अक्टूबर है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी है। सत्य अहिंसा की क्या ताकत होती है। देश की आज़ादी के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला भारत का स्वाधीनता आंदोलन इस बात की गवाही देता है। पूरी दुनिया के लिए ये शोध और उत्सुकता का कारण बना हुआ है कि क्या केवल सत्य अहिंसा के मार्ग पर ही चलकर आज़ादी पाई जा सकती है, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया है। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छता के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने स्वच्छता के प्रति समाज का आह्वान भी किया था। आज बापू ने स्वदेशी सपने को साकार करने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बन रहा है और भारत की ताकत का एहसास करा रहा है। आगे उन्होंने कहा है कि आज ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। मैं इस अवसर पर उन्हें नमन करता हूं और प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। उनके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज 2 अक्टूबर भी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जयंती। सत्य अहिंसा की क्या ताकत होती है। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला भारत का स्वाधीनता आंदोलन इस बात की गवाही देता है। पूरी दुनिया के लिए यह शोध और उत्सुकता का कारण भी बना हुआ है कि क्या केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करके ही आजादी पाई जा सकती है, लेकिन भारत ने वह करके दिखाया। यही नहीं, भारत की स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पदार्पण जिन मूल्यों और मुद्दों के आधार पर हुआ था, उसमें स्वदेशी का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वदेशी कैसे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य कर सकता है और कैसे विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंक देता है। भारत का स्वाधीनता आंदोलन सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए, स्वदेशी का अवलंबन करते हुए सैकड़ों वर्षों की गुलामी से भारत को मुक्त करने में सफल रहा। इसके साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छता के भी पक्षधर थे। उन्होंने स्वच्छता के प्रति समाज का आह्वान किया था। अनेक बड़े ऐसे जन आंदोलन को उन्होंने नेतृत्व दिया था जिसने विदेशी हुकूमत की जड़ों को हिलाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बापू के सपने को साकार करने के लिए स्वदेशी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बन रहा है और भारत की ताकत का एहसास कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो हमारा अभियान है वो सफलता की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। इसके साथ ही स्वदेशी अब केवल खादी तक नहीं है, बल्कि स्वदेशी भारत के अंदर भारत की दिनचर्या का पार्ट बन गया है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, छिप से शिप तक कि हमारी यह यात्रा आज भारत के स्वदेशी और आत्मनिर्भर होने की गारंटी दे रहा है। स्वदेशी वस्तुओं को लेकर के और मेक इन इंडिया के इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए अब हमारी सरकार अभी 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में हम लोगों ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया था। ये ट्रेड शो उत्तर प्रदेश में निर्मित वस्तुओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जिसको हमने वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए एक बड़े अभियान को हाथों में लिया है और उसका 30वां संस्करण का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से संपन्न हुआ। गोरखपुर में सीएम योगी ने विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की है, जहां उन्होंने परंपरागत विशिष्ट पोशाक में मंदिर में स्थापित सभी देव विग्रह की पूजा अर्चना की है। बता दें कि आज सीएम विजयदशमी की शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। कुशीनगर में यूपी सफाई कर्मी आयोग के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री लाल बाबू वाल्मीकि ने अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ तत्वों ने से अपनी हत्या की आशंका है। यही नहीं, मंत्री ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों और नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। राज्य मंत्री लाल बाबू वाल्मीकि ने कहा है कि सफाई कर्मी आयोग का उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री होने के बावजूद उन्हें अब तक सुरक्षा तक मुहैया नहीं कराई गई है। उनका आरोप है कि गवर्नर से मुलाकात के बाद नेताओं के सुझाव पर उन्हें हटा दिया गया। आगे उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से मुझे नहीं बुलाया जाता है, मंच साझा करने से रोका जाता है। मंत्री ने यह भी कहा है कि वो 2003 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राजनीति कर रहे हैं और हमेशा सफाई कर्मियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। मैं पूरे प्रदेश में घूमकर ये अनुभव किया कि जैसे हिंदू में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो हम लोग सरहारा समाज के व्यक्ति हैं, गरीब तबके के व्यक्ति हैं। एक सीमांत किसान है और उतना दबंग नहीं है, मेरे पास सरकारी असलाह भी नहीं है। और मुझे जो मैं भ्रमण किया हूँ पूरे प्रदेश का, इस समय कुछ अधिकारी फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं तथा मुझे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है और मुझे मंच पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के। और मैं भयभीत अपने को महसूस कर रहा हूं, जिसके कारण मैं कहना चाहूंगा कि हमारे ही बिरादरी के थे वो ये कहना चाहूंगा मीडिया से कि आज मेरा सफाई आयोग भंग नहीं है और मेरे पूरे प्रदेश में चाहे वह आयोग के हमारे जो भी मेंबर हैं सबके पास एसपी ने गनर दिया है, लेकिन मैं कुशीनगर दबे कुचले इलाके से संघर्ष के बल पर सफाई आयोग का दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हूं। मुझे किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है। गोंडा में शारदीय नवरात्र के अवसर पर पुलिस लाइन परिसर में वामा सारथी ने पुलिस कैफे का उद्घाटन किया है।
पुलिसकर्मियों के सेहत और स्वास्थ्य के लिए पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन ने इस कैफे का शुभारंभ किया। आकांक्षा समिति की अध्यक्ष गरिमा भूषण, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, वामा सारथी अध्यक्ष तन्वी जायसवाल इस मौके पर मौजूद भी रहे। वामा सारथी पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में रिजर्व पुलिस लाइन गोंडा में एक पुलिस कैफ़े का उद्घाटन आज किया गया है। इस उद्घाटन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती गरिमा, जो आकांक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, श्रीमती तन्वी जायसवाल, जो पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन वामा सारथी के अध्यक्ष हैं, तथा श्रीमती भाविका, जो पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन वामा सारथी के उपाध्यक्ष हैं, तथा जिले की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन मैम, ये लोग इन्होंने फीता काट कर इस रिजर्व पुलिस लाइन गोंडा में स्थित पुलिस कैफ़े का उद्घाटन किया गया और इसमें गरिमामय उपस्थिति मंडलायुक्त महोदय, आईजी महोदय और मेरी उपस्थिति में इसका शुभारंभ किया गया है। इस पुलिस कैफ़े का निर्माण जो हमारे पुलिस के जवान हैं और उनके परिजन हैं, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए किया गया है। आप सभी अवगत हैं कि पुलिस बहुत कठिन परिश्रम करती है, कोई उनके निश्चित वर्क आवर्स नहीं होते हैं और जब कठिन ड्यूटी करने के बाद वो लोग वापस अपने घरों पर आते हैं तो एक हेल्दी स्नैकिंग के लिए उनको एक अच्छा एक वेन्यू उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। गोंडा में चित्रगुप्त सभा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समाजसेवी लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ओर से दिखाए गए मार्गों पर चलकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए संकल्प भी इस दौरान लिया गया। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी समाजसेवियों ने लाल बहादुर शास्त्री की ओर से देश के लिए किए गए कार्यों को लेकर उन्हें याद भी किया और एक दूसरे के साथ जानकारी भी साझा की है। आज हम लोग माननीय शास्त्री जी की जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और उनके सम्मान में हम लोग उनका माल्यार्पण करने के लिए अपने संगठन के माध्यम से आए हुए हैं। कोई एक ऐसी स्मृति जो लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ी हो जिसके बारे में? वैसे तो बहुत ही स्मृतियां हैं, ताशकंद की स्मृतियां हैं, बहुत सी स्मृतियां हैं, लेकिन एक स्मृति मुझे जो याद है वो ये है कि उनका कुर्ता एक था जो फट गया था, तो उनकी पत्नी ने कहा कि इस फटे कुर्ते को आप मत पहनिए, आप काफी उच्च पद पर है, आप इसको रख दीजिए, दूसरा कुर्ता पहनिए। कहीं ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, लेकिन इस फटे कुर्ते में भी बहुत कुछ है, अभी इसको छोटे छोटे टुकड़े रुमाल के बना लो। तो ये मुझे काफी प्रेरणादायक लगा कि उन्होंने फटे कुर्ते का भी रुमाल के रूप में इस्तेमाल किया। जी, शास्त्री जी की एक स्मृति बहुत ही प्रेरणादायक है। उनके तो हर एक एक कदम उनका प्रेरणादायक है। एक स्मृति है कि वो जब प्रधानमंत्री बनने के पहले, जब वो प्राइमरी में टीचर हुआ करते थे, तो उनके एक दोस्त ने उनसे 10 रुपया उधार मांग लिया और उसकी बेटी की शादी थी। तो शास्त्री जी बहुत परेशान, उनके पास 10 रुपये नहीं थे, वो अपना इधर उधर भटकते रहे। ललिता जी ने उनसे पूछा कि आप क्यों परेशान हैं, रात भर सो नहीं रहे? कहे मेरे एक दोस्त ने मुझसे 10 रुपया मांग लिया और वो मेरे पास है नहीं। तो जैसे गृहिणियों की आदत होती है, वो बचा के रखी थी। उन्होंने कहा ये 10 रुपये आप मुझसे लीजिए और उसको दे दीजिए। तो शास्त्री जी उसको 10 रुपया तो दे दिए। उसके बाद अपनी पत्नी से उन्होंने पूछा कि ये 10 रुपया तुमने कितने महीने में बचाया? उन्होंने कहा जो घर का खर्चा आप देते हैं उसमें तो 2 रुपया पर मंथ हमने बचाया है 5 महीने में। तो शास्त्री जी ने सरकार को लिखा कि मेरा जीवन केवल 8 रुपये में चल सकता है, अच्छा मेरे तनख्वाह में से 2 रुपया हर महीने काट लिया जाए और देश के गरीबों में और देश के प्रगति में इसका काम है। इस तरह के हमारे शास्त्री जी इतने प्रेरणादायक, वो आज के युग में भी उनके सबसे बड़ा चीज था कि वो संतोष और देश के लिए कुछ करने के उनके अंदर एक जज्बा था, उन्हें करके दिखाया। खबर गोंडा से है, जहां विजयदशमी त्योहार को लेकर एक विशेष समुदाय परिवार ने बीते 45 सालों से भाईचारे का संदेश देने का काम किया है। जहां पटेल नगर के रहने वाले मोहम्मद शाहिद अपने परिवार और बच्चों के साथ मिलकर विगत 45 सालों से रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला बना रहे हैं और इनके पिता ने भी 30 सालों तक रावण के पुतले को बनाने का काम किया था। पिता के निधन के बाद मोहम्मद भी 12 सालों से पुतला बना रहे हैं। शहर में 3 स्थानों पर रावण पुतला दहन का कार्यक्रम होता है। इन तीनों पुतलों को मोहम्मद शाहिद द्वारा ही बनाया जाता है। इस बार भी मोहम्मद शाहिद की ओर से मालवीय नगर, खैरा और
बिसगंज में रावण दहन को लेकर भी पुतला बनाया गया है। संदेश यही है कि हिंदू मुसलमान में भाईचारा बना रहे, इसीलिए हम बनाते हैं। और इससे कोई खर्चा वर्चा नहीं चलता है। कितने साल से आप बना रहे हैं? कम से कम 15 साल से हम बनाते हैं और 30-35 साल हमारे अब्बा ने बनाया था। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कतें हो रही हैं भैया, जगह होगा कि काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। बना के रखने के लिए भी जगह नहीं है, यहाँ कहीं पे खड़ा करने के लिए जगह नहीं है और सरकार के लंग से कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है। आप क्या चाहते हैं सरकार से? क्या चाहते हैं सरकार से कि थोड़ा जगह दें बनाने के लिए। दशहरा पर्व जहां देश भर में विजयदशमी के पर्व पर रावण के पुतले जलाए जाते हैं और भगवान राम के विजय का उत्सव भी मनाया जाता है, तो वहीं ग्रेटर नोएडा के पास स्थित एक गांव बिसरख में भी उत्सव अलग ही ढंग से मनाया जाता है। यहाँ न रामलीला होती है, न रावण का दहन किया जाता है, बल्कि रावण की पूजा की जाती है और गांव की ये परंपरा सदियों पुरानी रही है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये गांव रावण के पितामह श्री विश्वा का तपोस्थल भी रहा है और यहीं रावण का जन्म भी हुआ था। इसी वजह से यहाँ के लोग रावण को सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं बल्कि गांव का बेटा मानते हैं। दशहरा का त्योहार पूरे देश भर में काफी जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, लेकिन ग्रेटर नोएडा की रावण जन्मभूमि बताया जाने वाला बिसरख गांव काफी शोक की लहर से गुजर रहा है। जी हां, आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में मौजूद हूं, बिसरख गांव में मौजूद हूं, जहां पर रावण की जन्मभूमि यहां पर मौजूद है और रावण का मंदिर भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे। मैं फिलहाल मौजूद हूं रावण के मंदिर में, जहां पर बिसरख गांव के लोग यहाँ पर बहुत दूर से आस पड़ोस के गांव के लोग भी यहाँ पर पूजा करने आते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर दशहरा के दिन शोक मनाया जाता है और रावण की पूजा की जाती है। तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात यह है कि लोग यहाँ पर दिवाली नहीं मनाते हैं या दशहरा नहीं मनाते हैं, न रावण को जलाते हैं, न कोई ऐसा काम करते हैं जिससे उनके प्रति जो उनके मानने वाले बाबा जो रावण को मानते हैं उनके खिलाफ कोई भी ऐसी कार्य वो नहीं करते हैं। वैसे यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर कैसे कब से ये प्रथा यहाँ चली आ रही है और कब से ये लोग यहाँ अर्चना पूजा करने आते हैं। जी सर, क्या नाम आपका? विपिन कुमार जायसवाल। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? भैया देखिए, जब से रावण कहना यहाँ पे कि काफी दिनों से शोक कलार है और यहाँ पे ना रामलीला होती है, ना दशहरा होती है, ना यहाँ पे उनकी पुतला जलाई जाती है। और यहाँ पे जो ऐसा हुआ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाता है, तो ऐसा यहाँ पे उस दिन शोक मनाया जाता है और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे लोग कोई काम नहीं करते हैं। जैसे हमारा दीपावली वो तो मनाते नहीं, दशहरा नहीं मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर बात ये निकल कर आ रही है कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ रावण, जिसके पिता का नाम विश्वेश्वर था, उसी विश्वेश्वर के नाम पे गांव का नाम बिसरख पड़ा। तो यही बिसरख गांव ग्रेटर नोएडा में मौजूद है और यहीं आज चैनल की टीम पहुंची है। हम आपको दिखा दें कि अंदर रावण के द्वारा एक रामायण के समय पे एक सुरंग बनाई गई थी, वो भी इस मंदिर में स्थित है। आइए आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यही वो शिव का मंदिर है जहां पर रावण और उसके पिता विश्वेश्वर यहाँ पर आकर पूजा क्या करते थे। पूजा अर्चना के बाद इसी शिव मंदिर में वो लोग यहाँ पर पहुंचते थे और शिव भगवान को पूजा अर्पित करते थे। आप देख सकते हैं यही वो मंदिर है और यहाँ पर रावण के द्वारा बनाई गई एक सुरंग भी यहाँ पर फिलहाल मौजूद है। हम आपको वो भी उसको दिखाएंगे। जी, आप देख सकते हैं कि ये वो सुरंग, मैं कैमरा से बोलूंगा पर आप दिखाइए, यहाँ पर कैमरा फोकस कीजिए। जी, यही वो सुरंग है जो यहाँ से गाजियाबाद के एक शिव मंदिर तक पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब पुरानी कई हजार साल पहली सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। वही शिव मंदिर है और वही रावण का मंदिर है। कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर कैसे यहाँ पर रावण के मंदिर को देखने के लोग यहाँ पहुंचे हैं। सर, क्या नाम आपका? जी यादव। जी, क्या कहना चाहेंगे मंदिर में आने के बाद? बड़ा मन खुश हुआ, पवित्र हुआ। एक इतने बड़े विद्वान जो रावण थे, जिनको हम आज के डेट में राक्षस के रूप में जानते हैं, वास्तव में बहुत विद्वान थे। भगवान राम से उनको बैठ लेना था, इसलिए उन्होंने कुछ उनसे ये दुश्मनी मोल ली। वैसे ये आसान बहुत। कहाँ से आए आप? कहाँ के निवासी हैं? निवासी तो मैं ओरिजिनली बिहार का हूँ, लेकिन मैं ग्रेटर नोएडा में मेरा मकान है, मैं वहीं से आया। तो देखिए कहाँ के लोग रहने वाले आज रावण के मंदिर के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से मैं अभिषेक भाटी, HNN। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।